Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the चाहबार पोर्ट के पर्सपेक्टिव से है। ईरान के वहाँ पे सिचुएटेड चाहबार पोर्ट के थ्रू इंडिया का जो ट्रेड एक्टिविटी है उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा कि आने वाले 6 मंथ के दौरान में इंडिया वहाँ से अगर ट्रेड एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करता है तो किसी भी तरीके का जो सैंक्शन है वो अप्लाई नहीं रहेगा। तो क्या स्टूडेंट्स, ईरान को भी यहाँ पे किसी तरीके का रिलैक्सेशन है वो दिया गया है क्योंकि चाहबार पोर्ट है जो ईरान के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप देखिए ईरान के ऊपर जो सैंक्शन है वो कंटिन्यूस रहेंगे, बट ओनली इंडिया का जो ट्रेड एक्टिविटी है उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड हुआ। या फर्स्ट टाइम यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा इस तरीके से डिसीजन है वो लिया गया कि कंट्री के ऊपर तो जो आप देखिए कि सैंक्शन है वो अप्लाई रहेंगे और पोर्ट के थ्रू जो ट्रेड एक्टिविटी है उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया गया है। 2018 के समय भी यूएस अथॉरिटीज़ ने इसी तरीके का जो डिसीजन है वो लिया था ईरान के ऊपर। उस समय भी सैंक्शंस थे, इंडिया को रिलैक्सेशन था इसी चाहबार पोर्ट के थ्रू। उस दौरान में आप देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर में यूएस का जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनका भी प्रेजेंस था और इंडिया किसी भी तरीके का जो सप्लाई उनको कैरी आउट करता था उसमें किसी तरीके से डिस्टरबेंस का सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो इस वजह से इंडिया को रिलैक्सेशन है वो दिया गया था। लास्ट मंथ के दौरान में इंडिया के ऊपर सैंक्शंस हैं वो अप्लाई रहे थे। इंडिया कंटिन्यूस ट्रेड डील के नेगोशिएशन फेज के अंदर में है और कभी कभी आप देखिए कि जो कंट्रीज हैं वो इस तरीके के डिसीजंस इस वजह से भी लेते हैं कि ट्रेड डील के अंदर में अपना जो एज है उसको वो कैरी आउट कर सकें। यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तो ईरान का जो लोकेशन है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर एक स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर दिया गया कि जो चाहबार पोर्ट है वो पर्शियन गल्फ के अंदर में सिचुएटेड है, क्योंकि लार्जर जो वाटर बॉडी है जिसके साथ में ईरान अपना एरिया शेयर करता है, तो जो पर्शियन गल्फ है उसके अंदर में ये जो चाहबार पोर्ट है वो सिचुएटेड है। सेकंड, आपसे जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे दे दिया जाए यूएस के साथ में जो मेजरली हमारा ट्रेड हुआ करता है वो आप देखिए कि वो इसी पोर्ट के थ्रू आपको यूएस के थ्रू जो ट्रेड है वो देखने के लिए मिलेगा। तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इसके अंदर में करेक्ट है, आप देखिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट नहीं है क्योंकि पर्शियन गल्फ के अंदर नहीं सिचुएटेड। और हमारा जो मेजरली ट्रेड हुआ करता है इस पोर्ट के थ्रू वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, इंक्लूडिंग रसिया है, उसके साथ में भी हुआ करता है। यूएस का जो प्रेजेंस है वो नहीं है इस एरिया के अंदर में। कभी अगर डिफेंस फोर्सेज को कुछ सप्लाई करना हो इंडिया को, स्पेशली अफगानिस्तान के अंदर में, तो वो आप देखिए कि ज़रूर यहाँ से कुछ कैरी आउट होता है। तो ईरान का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये ईरान का जो मैप है वो सिचुएटेड है, सपोज करना है। अगर आपको नहीं पता है ईरान का लोकेशन तो अपने एटलास के अंदर में जाके उसको प्रैक्टिस कीजिए। और स्टूडेंट्स, जब प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको जो किसी भी कंट्री का जो लोकेशन है वो अच्छे से आप अज्यूम कर पाओगे। और बार बार आपको प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो यही है कि बार बार आपको प्रैक्टिस करना है जिससे कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ पे आपका करेक्ट है वो हो सके। तो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि ईरान जो है वो अपना एरिया शेयर करता है, एक इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जिसको कि हम कैस्पियन सी के नाम से जानते हैं। 5 कंट्रीज हैं जो अपना एरिया शेयर करते हैं कैस्पियन सी के अंदर में। आपने काफ़ी बार एक इन्वायरमेंट के अंदर एक टर्म को रीड किया होगा रामसर के बारे में। रामसर क्या है? इम्पोर्टेंट जो वेटलैंड्स हैं उनका एक कन्वेंशन है जो कि रामसर के वहाँ पे साइन हुआ था 1971 के समय में। और 1973 के समय रामसर कन्वेंशन है वो एग्जिस्टेंस में आता है। हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में, स्पेशली 2-3 ईयर्स के दौरान में। और आप देखिए कि अब तो हमारा जो नंबर ऑफ साइट्स है अराउंड द 100 है। 100 का जो नंबर्स है उसको क्रॉस नहीं किया गया है, बट अराउंड 100 के आसपास नंबर ऑफ साइट्स वो हमारे कंट्री में सिचुएटेड हैं। तो जो रामसर नाम का जो सिटी है वो इसी नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है जो कि कैस्पियन सी के साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है। फिर आप देखिए कि ईरान जो है वो एक मेजरली जिस वाटर बॉडी के साथ अपना एरिया शेयर करता है वो है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ जो इसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। और गल्फ के जो कंट्रीज हैं, स्पेशली वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं मेजरली, वो अपना एरिया यहाँ पे पर्शियन गल्फ के अंदर में शेयर किया करते हैं। इसका जो सदर्न पार्ट है जहाँ पे ये चाहबार पोर्ट सिचुएटेड है, ये गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में सिचुएटेड है। गल्फ ऑफ ओमान है वहाँ से अपना एरिया है वो शेयर हुआ करता है।
उस टेस्ट सीरीज के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 3 वाटर बॉडीज मेंशन कर दिए गए और ईरान के बारे में क्वेश्चन था कि कौन कौन से वाटर बॉडी से अपना एरिया शेयर करता है, तो ऑल 3 से अपना एरिया शेयर किया जाता है, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान है। स्टूडेंट्स, इसी चाहबार पोर्ट के नियर बाई एरिया के अंदर में पाकिस्तान आप देखिए कि अपना एरिया शेयर करता है यहाँ पे ईरान के साथ में, और ये जो ईरान का जो एरिया है इसको सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के नाम से जानते हैं। जो बलूच कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पे डोमिनेंट सिचुएशन में रहा करते हैं। बलूच कम्युनिटी का जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है वो भी डिफरेंट है, वहाँ पे उनका जो आप देखिए कि हर एक जो ट्रेडिशनल जो थिंग्स हैं उनका डिफरेंट है। तो बलूच कम्युनिटी का जो डोमिनेटेड एरिया है जिसको कि बलूचिस्तान के नाम से जाना करते हैं, बलूचिस्तान ईरान के अंदर भी है। ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है वो बलूच कम्युनिटी ही डोमिनेटेड है। पाकिस्तान का भी हमने बलूचिस्तान रीजन के बारे में रीड किया है। और स्टूडेंट्स, जो अफगानिस्तान का जो सदर्न पार्ट है, अफगानिस्तान का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे भी बलूच कम्युनिटी का प्रेजेंस है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि चाहबार पोर्ट है और इसी के नियर बाई एरिया के अंदर में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या चाइना पाकिस्तान का जो पार्टनरशिप है जिसके थ्रू जो ग्वादर पोर्ट वहाँ पे डेवलप हुआ है, या ग्वादर पोर्ट का आप देखिए कि जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो इसी एरिया में सिचुएटेड है। ग्वादर पोर्ट को ही काउंटर करने के रिगार्डिंग में हमने इसको डेवलप किया है। और इसके अलावा हमारा जो अफगानिस्तान के साथ में जो ट्रेड है वो कंटिन्यूस हो सके। इवन हमारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, हमारा जो लुक नॉर्थ का जो पॉलिसी है जिसमें हमें सेंट्रल एशियन कंट्री जो एनर्जी के इम्पोर्टेंट सोर्स हैं उनके साथ में हमारा जो ट्रेड को हमें बूस्ट करना है, तो उसमें भी आप देखिए कि ये हेल्प है वो प्रोवाइड करता है ये जो पोर्ट है। क्योंकि जो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वो लैंडलॉक कंट्री हैं, तो उनके साथ में आपको ट्रेड को कैरी आउट करना है तो किसी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का आपको पार्ट है वो बनना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कब हमने इस पोर्ट की रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन करना स्टार्ट किया था, इनिशियली जो एग्रीमेंट है वो 2015 के समय हम साइन करते हैं, सॉरी 2005 के समय में। इनिशियली जो एग्रीमेंट है वो 2005 के समय साइन हुआ था। फिर आप देखिए कि लेटर फेज में हम 2015 के समय में जो पोर्ट का एक एरिया है जिसको कि शहीद बहिश्ती के नाम से जानते हैं उसको डेवलप करने की रिगार्डिंग में हमने एमओयू है उसको साइन किया। और 10 ईयर के रिगार्डिंग में इंडिया को जो वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि अपना ट्रेड एक्टिविटी आप 10 ईयर के रिगार्डिंग में कैरी आउट कर सकते हैं। 2024 के समय में जब हमारे जनरल इलेक्शंस का समय था तो आप देखिए उस दौरान में भी हमारे एक मिनिस्टर हैं वो जाते हैं ईरान के अंदर में, और चाबहार पोर्ट का जो आने वाले 10 ईयर हैं उसके रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट है उसको कंटिन्यूस उनके द्वारा किया गया था, एग्रीमेंट को साइन किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 2018 के सैंक्शन के बारे में हम रीड कर चुके हैं। इंडियन ऑपरेशंस को जो रिलैक्सेशन था उस दौरान में इंडिया का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है इस पोर्ट के थ्रू, चाहबार पोर्ट के थ्रू हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एज ए कॉमर्शियल हब के रूप से हम इसको डेवलप करें, हम कॉमर्शियल हब के रूप से इसको डेवलप करें। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज अफगानिस्तान और इवन आप देखिए कि जो रसिया जो है उसके साथ में हम यहाँ से ट्रेड है उसको कैरी आउट कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएस और चाइना के बारे में है, बोथ कंट्रीज ने एक दूसरे को जो ग्लोबल पावर के रूप से G2 के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे मेंशन है वो किया, G2 के रूप से अपने आप को मेंशन किया गया है। और रिलैक्सेशन है वो भी प्रोवाइड किया गया है चाइना को यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा। उनके द्वारा कहा गया कि जो फेंटेनाइल नाम का जो केमिकल है, फेंटेनाइल नाम का जो ड्रग जो डेवलप होती हैं, कुछ ड्रग के रिगार्डिंग में जो केमिकल्स जो यूज किए जाते हैं क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर में जो ड्रग है वो डेवलप होती है, तो केमिकल्स का जो सप्लाई है उसको कट किया गया है चाइना के द्वारा। इवन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इंडिया और ब्राज़ील हैं वो टॉप कंट्रीज हैं जिनके ऊपर में टैरिफ हैं जो यूएस के कंटिन्यूस हैं। यहाँ पे रसिया के साथ में ऑयल परचेज को हमारा मेन रीजन है वो बताया गया था, बट जो मेजरली जो ट्रेड करता है रसिया के साथ में या ऑयल परचेज किया करता है वो चाइना किया करता है। और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज किया करते हैं जो एलएनजी है, लिक्विड नेचुरल गैस है, उसका वहाँ पे परचेज रसिया के साथ में। हमारा तो ओनली परचेज है जो 35 से लेकर 37% के आसपास है, और चाइना का जो परचेज है वो 53% है रसिया के वहाँ से क्रूड ऑयल का। यूएस यहाँ पे आप देखिए कि रिलैक्सेशन दिया गया चाइना के जो रिसेंटली जो केमिकल का जो एक्सपोर्ट है उसके कट के रिगार्डिंग में। इसके अलावा चाइना किस थिंग्स के ऊपर में एग्री हुआ है यहाँ पे कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट हैं जो कि
आने वाले फ्यूचर में एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। उसके ऊपर चाइना ने जिस तरीके से उसके एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में कंट्रोल किया था, तो रेयर अर्थ एलिमेंट का जो कंट्रोल है, एक्सपोर्ट का जो कंट्रोल, उसको भी रिलैक्सेशन कर दिया गया है लिटिल बिट चाइना के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि वुमेन्स का जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है उसके बारे में है। इंडियन टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। एक तो आप देखिए कि जो अपोजिशन के अंदर में जो टीम था वो ऑस्ट्रेलिया था। सेमीफाइनल का ये मैच था, स्कोर भी काफ़ी हाई था। इंडियन प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा अपना जो हार्ड वर्क, परसिवरेंस, या आप देखिए कि जो स्किल है उसको शो करते हुए, और पेशेंस जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिफ़िकल्ट मैच के अंदर में। आप देखिए कि आपके एग्ज़ाम प्रोसेस के अंदर में भी आपका जो आप किस तरीके से अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैरी आउट करते हो, कंप्लीटली आपका पर्सनैलिटी के ऊपर में वो डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म है वो किया है, उसी को यहाँ पे शो है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें 31 अक्टूबर के बारे में है, जिसको कि हम नेशनल यूनिटी डे के रूप से सेलिब्रेट हैं वो करते हैं। आप देखिए कि आप जब जीएस पेपर 1 का सिलेबस आप जब देखते हो तो वहाँ पे कंपैरिजन ऑफ पर्सनैलिटी का भी एक टॉपिक है कि जो दो पर्सनैलिटी हैं उनको यहाँ पे कंपेयर करवा लिया जाए। 150 बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का, तो आप देखिए कि कोई भी एनिवर्सरी अगर किसी भी पर्सन का 100 है, 50 एनिवर्सरी है, 150 है या 200 है, तो उस दौरान में वो पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम के लिए क्वेश्चन वहाँ से आपसे पूछे हैं वो जा सकते हैं। तो जीएस पेपर 1 के अंदर में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो क्या रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस के दौरान में या फ्रीडम मूवमेंट के रिगार्डिंग में। तो ये तो जीएस पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग में हुआ। कंपैरिजन ऑफ पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि बिस्मार्क के द्वारा जिस तरीके से जर्मनी को यूनाइट किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय में इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको यूनाइट करते हुए एक यूनियन ऑफ इंडिया को जिस तरीके से डेवलप किया गया है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि दोनों ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है कंट्री का जो यूनिटी है उसके रिगार्डिंग में। तो इनके इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन को हम देखते हैं। 31 अक्टूबर को इनका बर्थ हुआ था, उसी की मेमोरी में हम यूनिटी डे है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि हमारे हर एक कल्चरल पर्सपेक्टिव को यूनाइट करे, एक कंट्री के एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ में यूनाइट करे, वो भी हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। गुजरात के अंदर में इनिशियली जो गुजरात के वहाँ पे जो फ्रीडम मूवमेंट में अपने कंट्रीब्यूशन को कैरी आउट किया जाता है इनके द्वारा। सबसे पहले आप देखिए कि जो फर्स्ट टाइम इनका जो लार्जर लेवल के ऊपर इमरजेंस होता है वो 1918 के समय होता है। 1918 के समय क्या हुआ था, खेड़ा के अंदर में एक सत्याग्रह होता है। खेड़ा सत्याग्रह के अंदर एक लीडर के रूप से इमर्ज करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हैं, जो खेड़ा सत्याग्रह के अंदर में एक एज ए लीडर के रूप से इमर्ज हैं वो करते हैं। खेड़ा के बाद में आप देखिए कि इनके द्वारा 1920 के समय जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर में। फिर आप देखिए एनसीएम के अलावा इनके द्वारा 1928 के समय में 1928 के समय में जो इनको सरदार का जो टाइटल दिया गया ये बारडोली के अंदर में, सूरत के पास एक जगह है बारडोली, सूरत के पास एक जगह है बारडोली, वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, उनके द्वारा इनको टाइटल दिया जाता है बारडोली सत्याग्रह के दौरान में सरदार का जो टाइटल है। 1928 के बाद में आप देखिए कि 1931 के समय में कांग्रेस सेशन होता है। 1931 के समय कांग्रेस सेशन होता है। कहाँ पे हुआ था कांग्रेस का जो सेशन है, कराची के वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान का एक पोर्ट सिटी है कराची। तो उसके अंदर में इनके द्वारा जो उसको हेड है वो किया गया था, उस सेशन को इन्होंने जो चेयरमैनशिप है उसको कैरी आउट किया था। क्या क्या इंपॉर्टेंट वहाँ पे आउटकम रहे थे उस सेशन के, एक तो फंडामेंटल राइट को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया, फंडामेंटल राइट है वो पार्ट होने चाहिए। फिर इसके अलावा 1931 के आप देखिए कि सेशन के अंदर में और क्या हुआ था कि जो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम है उसको अलाउ किया गया, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को अलाउ किया गया। तो गांधी और इरविन का जो वहाँ पे डिस्कशन हुआ था उसको भी रेटिफाई है वो कर दिया गया था कराची के उस 1931 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के दौरान में। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर भी इनका जो पार्टिसिपेशन रहा 1942 के समय जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें भी इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो रहा था। क्या क्विट इंडिया मूवमेंट किसी लीडर के द्वारा लीड किया गया था? आप देखिए कोई लीडरलेस मूवमेंट उसको काउंट करते हैं। यूपीएससी ने एक बार एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था प्रीलिम्स के अंदर में कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो लीडरलेस मूवमेंट था। यस स्टूडेंट्स, मेन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था,
जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा 9 अगस्त को जब स्टार्ट होता है, गांधी जी जब वहाँ पे एक स्लोगन देते हैं डू और डाई का। और बाद में आप देखिए कि जो कंप्लीट कम्युनिटी हैं, जो कंप्लीट जो पर्सन्स हैं, जो पब्लिक है, वही उस मूवमेंट को कैरी आउट है वो करती है। सीक्रेट सोसाइटीज क्रिएट होती हैं, सीक्रेट एक्टिविटी कैरी आउट किया गया था जिसमें रेडियो भी बनाया गया। हमारे जो जयप्रकाश नारायण हैं, जेपी हैं, उनका भी एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देखिए कि इनका हमारे फ्रीडम मूवमेंट के समय में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। अब इंडिया के यूनाइट करने के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो आप देखिए कि इंडिया को यूनिफिकेशन किया गया, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको किस तरीके से इंक्लूड करना है, चाहे वो हैदराबाद हो चाहे जूनागढ़ हो। कहीं पे पुलिस एक्शन हुआ, कहीं पे आप देखिए कि लोगों का जो सेंटीमेंट है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल था। और जम्मू एंड कश्मीर को भी जिस तरीके से इंक्लूड किया गया, उसका जो फाउंडेशन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो रखा गया था, उसका इंडिया का जो यूनियन है उसके अंदर में इंक्लूड होने के रिगार्डिंग में। तो फर्स्ट आप देखिए कि यूनिफिकेशन के अंदर में एक इम्पोर्टेंट रोल है। यूनिफिकेशन के अलावा ऑल इंडिया जो कंप्लीट टेरिटरी है उसके अंदर में कैसे हम यूनाइट का जो कॉन्सेप्ट लेके आए, तो ऑल इंडिया सर्विस को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, स्टील फ्रेमवर्क के रूप से बताया गया ऑल इंडिया सर्विस को। ये एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस सर्विस का। आप देखिए वैसे भी हमारे जो सर्विस के अंदर में जो कार्डर लोकेशन हुआ करते हैं 2:1 से होते हैं, कि आपको जो चांसेज हैं कि होम होम जो स्टेट है उसकी काफ़ी कम चांस हुआ करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी या इन सभी पे डिपेंड करता है। आप किसी अदर स्टेट के अंदर में अगर आप सर्व करोगे तो आपका जो बायसनेस है वो नहीं रहेगा, आप अपना जो वर्क है उसको न्यूट्रल वे के अंदर में कैरी आउट है वो कर सकोगे। तो इसी वजह से कार्डर जो कार्डर का जो प्रोसेस है उसके अंदर भी ऑल इंडिया सर्विस में इस तरीके से इंक्लूड है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी इनके द्वारा हेड की गई, चाहे वो फंडामेंटल राइट का एडवाइजरी कमेटी हो, फंडामेंटल राइट का एडवाइजरी कमेटी हो। याद कैसे रखना है कि कांग्रेस सेशन जो कराची का हुआ, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के द्वारा हेड किया गया, उसमें भी फंडामेंटल राइट के इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो फंडामेंटल राइट का जो एडवाइजरी कमेटी है या उसका डिस्कशन जो कमेटी है उसको इन्होंने हेड किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के दौरान में। जो माइनॉरिटी और ट्राइबल्स का एक कमेटी बना था एक्सक्लूडेड एरिया के रिगार्डिंग में, उसको भी इन्होंने हेड किया था, जो कि आर्टिकल 29 और 30 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, आर्टिकल 29 और 30 को एग्जिस्टेंस में लाने के रिगार्डिंग में। और प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वो भी इनके द्वारा हेड है वो किया गया। तो हो सकता है यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, कुछ कमेटीज के नाम मेंशन कर दिया जाए और क्वेश्चन ये हो कि इनमें से कौन सा कमेटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के द्वारा हेड किया गया। पहले जैसे यूपीएससी 2015 16 या 15 से लेकर आप देखिए कि 20 तक इस ऐसे क्वेश्चंस पूछा करता था। कोई पर्सन के द्वारा किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन किया गया, तो उसके बारे में ऐसे क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी के द्वारा हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नुर्रादेई के बारे में है। नुर्रादेई आप देखिए कि चीताज का जो थर्ड होम है वो बन सकता है मध्य प्रदेश के अंदर में। इससे पहले जो होम्स हैं वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट आप देखिए कि कूनो नेशनल पार्क है, कूनो जो रिवर वहाँ से फ्लो करती है, कूनो नेशनल पार्क इसका पार्ट है। फिर आप देखिए कि गांधी सागर जो सेंचुरी है, कौन सा सेंचुरी, गांधी सागर सेंचुरी के अंदर में सेम क्लाइमेटिक कंडीशन, सेम वहाँ पे टोपोग्राफी होने की वजह से वहाँ पे भी जो चीताज हैं उनको ट्रांसलोकेट है वो किया गया था। अब नुर्रादही के बारे में है, नुर्रादही के अंदर में आने वाले समय में जो नामीबिया से चीता हैं वो लाए जाएंगे और उनको वहाँ पे जो फ्रीली ओपन है वो किया जाएगा। क्रोकोडाइल्स को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है मध्य प्रदेश के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा। वन विहार नाम का जो नेशनल पार्क है या वन विहार जो कंजर्वेटिव रिजर्व है, जो कहाँ पे है, भोपाल के पास में है, भोपाल के अंदर ही सिचुएटेड है। तो वहाँ से आप देखिए कि क्रोकोडाइल्स को भी इंट्रोड्यूस है वो किया गया है। नर्मदा वहाँ से फ्लो किया करती है, नर्मदा आप देखिए कि बैक वाटर सिचुएशन है उसको प्रोवाइड करता है नुरादही के अंदर में भी। नेक्स्ट है अगर हम बात करें नामीबिया से चीता लेके आने वाले हैं हम, तो क्या एशियाटिक चीताज हैं उनका प्रेजेंस नहीं है अभी वर्ल्ड के अंदर में, क्या वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुके हैं। तो एशियाटिक जो चीता हैं वो ईरान के अंदर में है और उनका संख्या काफ़ी कम है, 40-50 के आसपास है। डेथ भी हो सकता है नया जो टेरिटरी के अंदर में जब उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। तो आप देखिए किस वजह से हम अफ्रीकन चीताज को लेके आए थे और फर्स्ट टाइम किसी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के लिए
जो लार्जर कैट्स हैं उनका इस तरीके से ट्रांसलोकेशन है वो कैरी आउट हुआ था, कुछ ईयर पहले हम लेके आए थे। इनिशियली कुछ बैड रिजल्ट्स हैं वो भी मिले थे, बट आप देखिए कि पॉजिटिव वे के अंदर में प्रोग्रेस है वो हुआ है पिछले कुछ समय से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेबल बर्निंग के बारे में है, स्टेबल बर्निंग के जो फार्मर्स के जो केसेज हैं उनके अगेंस्ट में जो पुलिस केस उन पे फाइल हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग में फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ पे प्रोटेस्ट है। तो काफ़ी बार हम रीड कर चुके हैं स्टेबल बर्निंग क्यों हुआ करता है, जो विंडो गैप है रबी और खरीफ का क्रॉप के बीच में वो काफ़ी कम है, इस वजह से उनके द्वारा जला दिया जाता है। कोई अल्टरनेटिव प्रोसेस यहाँ पे लाया जाए, कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए जिससे कि एक्टिविटीज़ हैं वो रिड्यूस हो सके, अवेयरनेस को भी जनरेट करने का ज़रूरत है। और एयर क्वालिटी को ये इम्पैक्ट करता है, दिल्ली एनसीआर के अंदर में ये मेजरली इम्पैक्ट करता है। फायर क्रैकर्स भी एक रोल प्ले करते हैं। फर्टिलाइजर्स के शॉर्टेज के बारे में है, काफ़ी बार ये जब भी शोइंग का जब समय आता है, चाहे रबी का समय हो या किसी अदर समय के दौरान में हो, इस तरीके का जो न्यूज़ है वो काफ़ी बार सामने आती हैं। अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने जो फर्टिलाइजर सब्सिडी के रिगार्डिंग में जो आप देखिए कि डेट सब्सिडी है उसको प्रोवाइड भी किया था, अभी इंक्रीज भी किया गया था, कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ में उसको रीड किया था। फर्टिलाइजर्स का ये जो जो प्रॉब्लम है, जो शॉर्टेज है वो क्यों क्रिएट होता है? ब्लैक मार्केट इसके बिहाइंड में एक रीजन है कि ब्लैक मार्केट के अंदर में उसको सप्लाई है वो कर दिया जाए, काफ़ी बार इंडस्ट्रीज के अंदर भी उसका सप्लाई किया जाता था। उसी के लिए हमने नीम कोटेड यूरिया है वो लेके आए थे, नीम कोटेड यूरिया हम लेके आए थे, जिससे कि उसका इंडस्ट्रीज के अंदर में जो यहाँ पे जो डाइवर्सिफाई करना है या वहाँ पे उसका ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू जाना है उसको रोका जा सके। होर्डिंग एक रीजन हुआ करता है, जो फर्टिलाइजर्स का जो एक्टिविटी में जो ट्रेडर्स इन्वॉल्व हैं काफ़ी बार वो होर्डिंग क्रिएट करते हैं, शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो अपना मोर प्राइस है उसको यहाँ पे कैरी आउट कर सके। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं, या ब्लैक मार्केट में उसका जो ट्रांसफ़र कर सके, वहाँ से उसको सेल कर सके। नेक्स्ट आप देखिए कि केरल के अंदर में जो रबर का जो एरिया है, जो नेचुरल जो रबर है, नेचुरल रबर जो है जो केरल के वहाँ पे उगाया जाता है, केरल हमारा डोमिनेटेड स्टेट है, तो उनको जो सपोर्ट प्राइस है जिसको इंक्रीज किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा, जो सपोर्ट प्राइस उनको प्रोवाइड होता है। रबर के बारे में है तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से जो कंट्री कौन कौन से स्टेट्स हैं जो रबर नेचुरल रबर के प्रोडक्शन के अंदर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट आप देखिए कि केरला है, फिर आप देखिए कि त्रिपुरा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, त्रिपुरा है, फिर हमारे सदर्न इंडिया के ही स्टेट्स हैं कुछ, जिसमें कर्नाटका भी है। ऐसे याद रखना है, फर्स्ट केरल है, फिर त्रिपुरा है, फिर कर्नाटका है, फिर आप देखिए कि आसाम है, और फिर स्टूडेंट्स आपको तमिलनाडु है वो मिलेगा। तो इस तरीके से 5 टॉप स्टेट्स हैं जहाँ पे नेचुरल रबर का प्रोडक्शन है वो काफ़ी लार्जर नंबर के अंदर हुआ करता है। बट मैक्सिमम हमारा जो रबर है वो हम डोमेस्टिक वे के अंदर में कंज्यूम कर लिया करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड ही इस तरीके से है। एक आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि रबर बोर्ड जो है, जैसे हम टी बोर्ड देखते हैं, कॉफ़ी बोर्ड देखते हैं, या आप देखिए कि टर्मरिक बोर्ड है जो कि आंध्र प्रदेश के वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के वहाँ पे। तो जो रबर बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? याद रखना केरल के अंदर ही उसका हेडक्वार्टर है, कोटायम नाम की एक जगह है, कोटायम नाम की एक जगह है केरल के अंदर में, वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। यूपीएससी ने 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें क्वेश्चंस पूछे थे टी बोर्ड या कॉफ़ी बोर्ड की रिगार्डिंग में, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कोई क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे एजुकेशन सेक्टर को एक रीराइटिंग प्रोसेस के अंदर में है, तो आज 2-3 जो आर्टिकल्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पब्लिश हुए हैं तो उसको यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। इन पॉइंट्स को आप प्रिपेयर कर लेना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस आर्टिकल को अभी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के बारे में है। गाजा स्ट्रिप में आप देखिए कि कुछ दिनों पहले जो पीस प्रोसेस के बारे में कितना उसको लार्जर लेव में जो एंडोर्स किया गया था कि वहाँ पे कम्प्लीटली जो पीस है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अब वहाँ पे किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, लोग अपना जो लाइफ है उसको कैरी आउट कर सकेंगे। बट फिर से जिस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने जो अटैक को कैरी आउट किया, कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ है, तो ये जो पीस एग्रीमेंट है कम्प्लीटली मीनिंगलेस है, कम्प्लीटली मीनिंगलेस है। जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है उसके बेसिस पे भी अब हमें यहाँ पे जो पीस इस्टेब्लिशमेंट है उसको मेन प्रेफरेंस के रूप से रखना चाहिए, कंट्रीज भी इसको सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करें, मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं, जिससे कि आप देखिए उस एरिया में जो 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 ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है उसको रोका जा सके।
यहाँ पे आप देखिए कि G2 के बारे में है ऑलरेडी हम पॉइंट्स रीड कर चुके हैं। वैसे काफ़ी बार आप देखना कि इंडिया और जो जापान है, काफ़ी बार देखना इंडिया और जो जापान है उनको भी G2 के रूप से रेफर किया जाता है, क्योंकि बोथ कंट्रीज यूएनएससी के रिफॉर्म को प्रमोट करते हैं। G4 वो कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें और भी कंट्री हैं यहाँ पे, बट इंडिया जापान जो हैं वो एशियन कंट्रीज हैं, बोथ इसके पार्ट जो हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जस्टिस सूर्यकांत जो हैं हमारे नेक्स्ट सीजीआई रहेंगे, लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। हमारे जो प्रेजेंट सीजीआई हैं उन्होंने अपने सक्सेसर का नेम को नॉमिनेट किया था, और लॉ मिनिस्ट्री अगर उसको अप्लाई करता है यहाँ पे आप देखिए कि उसको क्लियर करता है, तो बाद में प्रेसिडेंट जो है वो उनको अपॉइंटमेंट प्रोसेस को यहाँ पे कैरी आउट किया करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट अपना जो अपने बेसिस के ऊपर में कोई डिसीजन है वो नहीं ले सकते। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में है, सेंटर ने कहा है कि वो अवेयर हैं किस तरीके से वो यहाँ पे इम्पैक्ट है वो करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के रिगार्डिंग में है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का हमारा जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, जो इम्पोर्टेंट वाटर ट्रेड की रिगार्डिंग में जो एरियाज हैं उससे ये कनेक्टिविटी करेगा। तो ये आप देखिए कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड है, उन्होंने अवेयरनेस को भी बताया है, चाहे इकोलॉजिकल वहाँ पे इम्पैक्ट हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से है कि जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया स्टार्ट करेगा आने वाले समय में अफगानिस्तान के वहाँ पे। ऑलरेडी हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने चलाए हैं, चाहे वो सलमा डैम हो, चाहे वो आप देखिए कि सैतूत डैम हो। सैतूत डैम तो हमने लास्ट टाइम में जब 2021 के समय जब आप देखिए कि डिस्कशन फेज था, जब तालिबान के साथ में कि तालिबान पावर को टेक ओवर कर सकता है, उस समय हमने स्टार्ट किया था। काबुल को जो काबुल को जो वाटर है वो अवेलेबल होता है इस सैतूत डैम के थ्रू में। तो डैम्स हमने बनाए हैं, तो हाइडल प्रोजेक्ट्स को भी चलाया जाएगा, उसके लिए भी इंडिया रेडी है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए। टेक्निकल मिशन को हमने वहाँ पे एम्बेसी के रूप से सेटअप किया है, हमारे रिलेशंस हैं वो बूस्ट हुए हैं पिछले कुछ समय के अंदर में अफगानिस्तान के साथ में। ऑफिशियली अभी हमने तालिबान को रिकॉग्नाइज है वो नहीं किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो सदर्न अफ्रीका के बारे में है, रिफ्यूजीज के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया। यूएस के अंदर में जो रिफ्यूजी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप देखिए कि इनको जो यहाँ पे सेंड है वो किया जाए, काफ़ी सारे इलीगल माइग्रेंट्स को यूएस ने सेंड है वो भी किया था। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फिर से जो पीस इस्टेब्लिशमेंट के जो टॉक्स हैं टर्की के वहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, जिससे कि डेडलॉक है उसको रिजोल्व है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे तंजानिया के बारे में है। ये क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे कि जो माउंट किलिमंजारो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है अफ्रीका के अंदर में, तो तंजानिया के अंदर में क्या वो सिचुएटेड है ये आपको बताना है। तंजानिया का जो क्लेस है उसको यहाँ पे बताया गया है, लेक विक्टोरिया के पास में ये सिचुएटेड कंट्री है। लेक विक्टोरिया के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि वहाँ से काफ़ी सारे जो मैराथन रनर हैं वो निकला करते हैं, जो मैराथन के अंदर में डोमिनेट करते हैं। जो लेक विक्टोरिया के आसपास से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या ऐसा रीजन है कि एक ही एरिया से काफ़ी सारे लोग हैं जो डोमिनेट के रूप से निकले हैं? तो उसके बिहाइंड में रीजन ये होता है कि आप देखिए कि जब भी कोई प्लेयर्स है जो इमर्ज होता है वहाँ पे एक इंस्पिरेशन के रूप से वो काम करता है। जैसे सेम सिमिलर क्वेश्चन है कि क्यों ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर ही जो मैक्सिमम जो सिविल सर्विस का जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो वहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो एक आप देखिए कि धीरे धीरे वहाँ पे एक मार्केट है वो डेवलप होता है, उसी तरीके से प्लेयर्स के रिगार्डिंग में भी एक इंस्पिरेशन है, जो वहाँ पे कंटिन्यूस एक्टिविटी है वो इम्प्रूव हुआ था। नेपाल का जो एक्टिंग जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके बारे में है, उन्होंने जनरेशन जेड का जो जेन जी का जो प्रोटेस्ट था तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है वो किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने के बाद में जेन जी ने मूवमेंट किया था, बट वहाँ पे जो बिग पावर्स है उनका भी किसी तरीके से रोल रहेगा। जेन जी को तो आप देखिए कि एज ए टूल के रूप से यूज किया जाता है, बिग पावर्स हैं वो भी अपना रोल है वो प्ले करते हैं। और जो नेपाल जो है वो तो कंटिन्यूस ग्राउंड है, जो एक्सपेरिमेंट है उसका ग्राउंड है काफ़ी सारे एजेंसीज के लिए। एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, तो सभी एजेंसीज अपना वहाँ पे रोल है वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इजराइल के बारे में है। इजराइल ने गजा के ऊपर में जिस तरीके से अटैक किया उसको बताया गया, और जो चाइना और यूएस के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। अब अगर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक डिस्ट्रप्शन भी है वो क्रिएट कर सकता है। एजुकेशन जो करिकुलम है उसके अंदर में क्या इसको इंक्लूड करना चाहिए, एआई का जो रीडिंग प्रोसेस है उसको यहाँ पे इंक्लूड करने का ज़रूरत है।
इंक्लूड करने का तो ज़रूरत है। आप देखिए कि मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो होना चाहिए पार्ट यहाँ पे स्कूल एजुकेशन का भी, जिससे कि लिटिल बिट जो अवेयरनेस है वो हो सके समय के साथ में, क्योंकि आउटडेटेड जो रीडिंग प्रोसेस है या आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स को रीड करना वो यहाँ पे जो प्रेजेंट समय का जो डिमांड है, जो मार्केट का डिमांड है, उसमें आप देखिए कि प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट करेगा। तो करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी है बट डिस्ट्रप्शन भी इसका पार्ट है, डिस्ट्रप्शन भी इससे एसोसिएटेड हैं। तो हर एक थिंग जिसके कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं, इन पॉइंट्स को आपको रीड है वो करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। जो होमवर्क आपको दिया गया है उसको रीड करना, रिवाइज करना और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू।